साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लियोपोल्ड द्वितीय के संबंध में। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि यह लियोपोल्ड द्वितीय हाल ही में चर्चा में क्यों आए। तो हुआ यह है कि हाल ही में नस्ल भेद को लेकर के अमेरिका में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के चलते बेल्जियम में प्रदर्शनकारियों ने लियोपोल्ड द्वितीय की प्रतिमा को गिरा दिया है, जिनकी हिंसक और शोषक नीतियों का प्रयोग जो है बेल्जियम को समृद्ध बनाने के लिए किया गया था। अब इस वजह से लियोपोल्ड द्वितीय चर्चा में है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि यह व्यक्ति कौन थे और इन्होंने क्या किया था जिनकी वजह से इनका इतना विरोध किया जा रहा है। तो इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वर्ष 1865 से लेकर के वर्ष 1909 के बीच शासन करने वाले राजा लियोपोल्ड द्वितीय को बेल्जियम पर सबसे अधिक समय तक राज करने वाला शासक माना जाता है तथा कांगो पर अपने स्वामित्व के दौरान, जब इन लोगों ने कांगो को अपना उपनिवेश बनाया था, तो कांगो पर अपने स्वामित्व के दौरान लियोपोल्ड द्वितीय ने लाखों की संख्या में कांगो के जो मूल निवासी थे उनकी क्रूर हत्याएं करवाई थी। माना जाता है कि लियोपोल्ड द्वितीय की क्रूर नीतियों के कारण तकरीबन 10 मिलियन लोगों की यहाँ पर हत्या हुई थी। और वर्ष 1908 में लियोपोल्ड द्वितीय ने कांगो को बेल्जियम सरकार के हाथों बेच दिया और यह क्षेत्र जो है बेल्जियम का उपनिवेश बन गया। और इसके तकरीबन अर्थात 1908 के तकरीबन 52 वर्षों बाद 1960 में कांगो ने स्वतंत्रता हासिल की और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तथा जानकारों का मानना है कि राजधानी ब्रसेल्स जो राजधानी ब्रसेल है, इसके समेत कई शहर जो बेल्जियम के कई शहर हैं और कस्बों को बड़े पैमाने पर लियोपोल्ड द्वितीय द्वारा कांगो से प्राप्त किए गए धन और संसाधन से विकसित किया गया था। मतलब चूंकि यह जो कांगो गणराज्य था इनका उपनिवेश था, तो वहाँ से जो इन्होंने धन का शोषण किया था, जो शोषित करके लाते थे, उसको यहाँ पर इन्होंने इसको समृद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था। वर्ष 1960 में कांगो की आज़ादी के बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किनशासा में लियोपोल्ड द्वितीय की जो प्रतिमा लगाई गई थी उसको वहाँ से हटा दिया गया था। तो लियोपोल्ड द्वितीय के बारे में याद रखिएगा। इसी के साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी हैं, जैसे कि एडवर्ड कार्लस्टन। इनका भी ये जो नस्लभेदी विरोध चल रहा है उसकी वजह से यह भी चर्चा में है। इनकी भी मूर्ति क्या की गई है, गिराई गई है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में नस्ल भेद की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों द्वारा 17वीं शताब्दी के दास व्यापारी एडवर्ड कार्लस्टन की मूर्ति को गिरा दिया गया है। तो याद रखिएगा, एडवर्ड कार्लस्टाइन क्या थे, एक दास व्यापारी था यह। तो एडवर्ड कार्लस्टन जो है ये रॉयल अफ्रीकन कंपनी का एक शीर्ष अधिकारी था, जिसने हजारों की संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को दास या गुलाम के तौर पर कई देशों में पहुंचाया था। तो ये रॉयल अफ्रीकन कंपनी जो है इंग्लैंड की ही एक कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी। एक अनुमान के अनुसार रॉयल अफ्रीकन कंपनी में रहते हुए एडवर्ड कार्लस्टन ने लगभग 84,000 दासों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया, जिसमें से लगभग 20,000 दासों की जो मृत्यु है वो रास्ते में ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ही मृत्यु हो गई थी। जहां कुछ लोग एडवर्ड कार्लस्टन को एक दास व्यापारी के रूप में देखते हैं, तो वही कुछ लोग इन्हें एक लोकोपकारी और समाज सेवी के रूप में भी देखते हैं। क्यों? दरअसल अफ्रीकी दासों की तस्करी करने वाली जो ब्रिटिश कंपनियां थीं, इनके लिए जो इंग्लैंड के ब्रिस्टल, लिवरपूल, ग्लासगो और लंदन जो थे ये प्रमुख बंदरगाह थे। इसलिए दास व्यापारी और जो जहाज कंपनियों के मालिक थे इन शहरों की आय का प्रमुख स्रोत थे और ये क्या करते थे कि ये जो धन कमा कर लाते थे इन शहरों को समृद्ध करने में इस्तेमाल करते थे। चूँकि एडवर्ड कार्लस्टन भी इसी प्रकार का एक दास व्यापारी था, इसलिए उसने ब्रिस्टल और लंदन जैसे शहरों के विकास में काफ़ी योगदान दिया था और शहर के स्कूल तथा अनाथालय यहाँ पर इसने खोले थे। हालांकि इन तथ्यों के बावजूद जो इन्होंने यहाँ पर विकास कार्य किया, तो इन तथ्यों के बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता है कि एडवर्ड कार्लस्टन जो था ये एक दास व्यापारी था और वो मौजूदा दौर में औपनिवेशिक गुलामी का प्रतिनिधित्व करता है। इस वजह से इसका यहाँ पर विरोध स्वरूप इसकी मूर्ति को गिरा दिया गया। इसी प्रकार से विंस्टन चर्चिल का भी विरोध चल रहा है इसी दौरान। तो विंस्टन चर्चिल के बारे में देख लेते हैं। तो लंदन में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जिनका ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल देखें तो 1940 से लेकर 1945 अर्थात जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध चलता है तो उस समय ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो विंस्टन चर्चिल की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई और उनकी प्रतिमा पर जो है प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर नस्लवादी अर्थात रेसिस्ट लिख दिया।
अब इनके बारे में कुछ अन्य तथ्यों को देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर इतिहासकार और शोधकर्ता जो है वो नस्लवादी तथा साम्राज्यवादी नीतियों का आरोप लगाते हैं। इनके नस्लवादी और साम्राज्यवादी नीतियों के कारण क्या हुआ था कि ब्रिटिश भारत में कई लोगों की मृत्यु हुई और कई लोगों का कई प्रकार से यहाँ पर शोषण हुआ तथा इसी के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो इंग्लैंड की जो जीत होती है, अर्थात जो मित्र राष्ट्रों की जीत होती है, उसका श्रेय जो है इंग्लैंड के द्वारा विंस्टन चर्चिल को ही दिया जाता है। असल में विंस्टन चर्चिल जो थे, जब प्रधानमंत्री नहीं थे उसके पहले अपने ये युवा दौरान में, जब युवा अवस्था में थे, तो एक पूर्व सैन्य अधिकारी थे और इन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके दौरान इन्होंने एक सैन्य अधिकारी के रूप में उसमें जंग लड़ी थी। इसके साथ ही इनके बारे में कुछ अन्य चीज़ें आप याद रखिएगा कि विंस्टन चर्चिल एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिसे नोबेल पुरस्कार 1953 में साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था। तो ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री रहे हैं। तथा चर्चिल जो ये विंस्टन चर्चिल है, विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनंगा फ़कीर कहा था। तो यह कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फ़कीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। अब थोड़ा सा हम लोग मैप देख लेते हैं बेल्जियम और कांगो गणराज्य को। चूँकि ये दोनों ही नाम चर्चा में आए हैं तो मैप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये है आपका यूरोप में यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका है बेल्जियम। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ सी है, यहाँ पर आपका नॉर्थ सी है। और यदि इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके पड़ोस में आपका नीदरलैंड है, इधर आपका जर्मनी है, यहाँ पे लग्जमबर्ग है और यहाँ पे आपका फ्रांस है। तो इस प्रकार से नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस से इसकी सीमा साझा होती है और इसकी राजधानी यहाँ पर ब्रुसेल्स है। तो इस प्रकार से यह जो है भू आबद्ध देश नहीं है, बल्कि इसकी सीमा जो है एक जो है वो आपका नॉर्थ सी से लगती है। तो यहाँ पर हमने बेल्जियम को देखा। अब इसी प्रकार चलते हैं कांगो गणराज्य की तरफ। ये है आपका अफ्रीका का मैप। तो अफ्रीका के मैप में आप कांगो गणराज्य को यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कांगो गणराज्य को यदि देखें यहाँ पर ये, तो यहाँ की राजधानी किसानसा ये यहाँ पर है, ठीक है। और यहीं पर एक नदी जो है जाती है जिसे कांगो नदी या जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये नदी जो है मशहूर किस लिए है? मशहूर इसलिए है कि यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो यहाँ देखिए विषुवत रेखा गुजर रही है। तो ये विषुवत रेखा को काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मतलब एकमात्र ऐसी विश्व की नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तथा यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ से होकर के क्या है आपकी विषुवत रेखा गुजरती है। इसके अलावा इसके जो सीमावर्ती अर्थात जो उसके पड़ोसी देश हैं, उनके पड़ोसी देशों को यदि देखें तो इधर आप देख सकते हैं सूडान है, यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, कांगो है, और आप नीचे जाएंगे तो इधर आपका अंगोला है, यहाँ पे आपका जाम्बिया है, ना कि जिम्बाब्वे, जाम्बिया है। इधर आप तंजानिया देखेंगे, तंजानिया है, बरूंडी है, और ये आपका रवांडा है। तो इतने देशों से इसकी सीमा साझा होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पतला सा मुहाना ये जो यहाँ पर आपका अंध महासागर जो है इससे भी यह जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार से यह एक भू आबद्ध देश नहीं है। तथा इसके बारे में कांगो गणराज्य जायरे के बारे में कुछ अन्य चीज़ें देखें तो यह विषुवत रेखा पर फैला हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसे वनों का देश कहा जाता है। और इस देश की 71% आबादी जो है, 71% आबादी या जनसंख्या गाँव में निवास करती था। या यहाँ पर विश्व का 50% जो कोबाल्ट का भंडार है वो पाया जाता है। और इस देश में जाम्बिया, ये जो जाम्बिया है, जाम्बिया की सीमा पर स्थित लुम्बूबासी ये देखेंगे, ये यहाँ पर लुम्बूबासी जो है कांगो गणराज्य का हिस्सा है, परंतु ये बॉर्डर जो कहाँ पर आता है, ये जाम्बिया के बॉर्डर पर है। तो लुम्बूबासी जो तांबा उत्पादन के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। और इसे जो लुम्बूबासी, इसे जायरे अर्थात कांगो गणराज्य की तांबा राजधानी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं कृष्णा तथा गोदावरी नदी जल विवाद के संबंध में। तो पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों आया है। तो हाल ही में हुआ क्या है कि जल संसाधन विभाग ने कृष्णा तथा गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्षों को महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का विवरण 1 माह में केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हुआ क्या है कि तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश द्वारा कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के जल उपयोग को लेकर के एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के बाद केंद्र सरकार ने इन नदियों के जल उपयोग को जायजा लेने का निर्णय लिया है। और इस निर्णय के तहत यह निर्देश इनको
जारी किया गया है। अब हम लोग एक एक करके इन दोनों नदियों के जो जल विवाद है थोड़ा सा देखते हैं और इन नदियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इन नदियों के बारे में परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु वर्ष 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, और जब यह सफल नहीं हो पाया तो इसके बाद वर्ष 2004 में दूसरे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कृष्णा नदी तंत्र है, तो इस कृष्णा नदी तंत्र के संबंध में। तो कृष्णा नदी जो है यह पूर्व में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी? पहली गोदावरी है, तो गोदावरी के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो महाराष्ट्र में सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं, तो महाराष्ट्र के सह्याद्री की पहाड़ियों में महाबलेश्वर स्थित है, तो महाबलेश्वर के निकट से यह निकलती है। और इस नदी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र है उसका 27% भाग जो है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, 44% भाग कर्नाटक में, और 29% भाग जो है वो आंध्र प्रदेश संयुक्त अर्थात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिला करके आता है। तथा यह नदी जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिरती। तो इस प्रकार इन जो विवाद है किनके मध्य है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन चारों राज्यों के मध्य कृष्णा नदी के जल को लेकर के विवाद है। तथा कृष्णा नदी का जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 1401 किलोमीटर। तथा जो सबसे महत्वपूर्ण है इसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियों से प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो इसकी सहायक नदियों को एक बार देख लेते हैं और कोशिश करिएगा कि इसको याद कर लीजिएगा। तो सहायक नदियाँ जो इसकी हैं कृष्णा की, उसमें है कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, दोनी, भीमा, डिंडी, मूसी, मनीषु। तो एक बार में नहीं याद होगा, इसको जब कई बार आप याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इस पर कई सारे जो हैं जलाशय बनाए गए हैं। जैसे एक है आपका शिवाजी सागर जलाशय, यह कोयना नदी पर है। तुंगभद्रा जलाशय यह तुंगभद्रा नदी पर है। नागार्जुना सागर यह कृष्णा एवं डिंडी नदी पर है। कई बार पूछा जाता है कि नागार्जुना सागर परियोजना जो है किस नदी पर चलाई जा रही है, किस नदी पर बनाई गई है, तो यह कृष्णा नदी पर बनाई गई है। हुसैन सागर मूसी नदी पर, बैनी विलास सागर यह हंगोरी नदी पर स्थित है। अब गोदावरी नदी की तरफ चलते हैं। तो गोदावरी नदी जो जल विवाद है, तो गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण का जो गठन है यह अप्रैल 1969 में किया गया था, और इसका निर्णय जो आता है इस न्यायाधिकरण का वो वर्ष 1980 में आता है। तथा गोदावरी नदी जो विवाद है, इस विवाद में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य शामिल थे। कौन कौन से राज्य शामिल थे? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य शामिल थे। अब गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी जो है यह नदी, इसको गोदावरी नदी को गोदावरी जो है या गोदावरी प्रायद्वीप का जो दक्षिणी प्रायद्वीप है, यह दक्षिणी प्रायद्वीप का सबसे बड़ी नदी तंत्र के रूप में इसको जाना जाता है, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो यदि पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा भी गया है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को कहते हैं, और यह दक्षिणी प्रायद्वीप मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और यह महाराष्ट्र के नासिक में एक कालसूबाई जगह है, कालसूबाई में त्र्यंबक की पहाड़ी है, उस त्र्यंबक की पहाड़ी से यह नदी निकलती है तथा छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। अब इसकी सहायक नदियों को देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है कई बार। इसकी सहायक नदियों में मूला, मंजरा, मावेर, किनारा सानी, प्रवरा, दूधना, प्रवाहिता या प्राणाहिता दोनों ही कहते हैं इसको, इंद्रावती, सवरी, पेनगंगा, वेनगंगा। तो वेनगंगा कई बार पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा, और मंजरा भी कई बार पूछा गया है। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदी मंजरा है, इस पर एक जलाशय है जिसका नाम है निजाम सागर जलाशय। तथा गोदावरी नदी पर राजमुंदरी के निकट में एनीकट बांध भी बनाया गया। तो पूछा जाए कि एनीकट बांध किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है। तथा यहीं पर एक चीज़ और याद रखिए, कई बार क्या होता है कि जो नदियां हैं दक्षिण में प्रायद्वीप की या जब प्रायद्वीपीय भारत की, इन नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने के लिए कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो एक बार इनके क्रम को आप उत्तर से दक्षिण देख लीजिए और इसको याद करने का प्रयास करिएगा। तो सबसे उत्तर में महानदी है, फिर आपकी गोदावरी है, फिर कृष्णा है, पेन्नीरू है, पोनियार है, फिर कावेरी, और सबसे लास्ट में आपका दक्षिण में बेंगई नदी है। तो यह पूछा गया गोदावरी, कृष्णा
और पेन्नूरी, कावेरी और बेंगई नदी को इसका क्रम लगाने के लिए पूछा गया है पेपर में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं माइक्रो प्लास्टिक के संबंध में। तो माइक्रो प्लास्टिक यह हाल ही में चर्चा में आया। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में यह बताया कि सागरीय जैव विविधता के हॉट स्पॉट माने जाने वाले गहरे समुद्री क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण के कारण माइक्रो प्लास्टिक हॉट स्पॉट बनने की संभावना इन शोधकर्ताओं के द्वारा व्यक्त की गई है। मतलब कि जो आपके गहरे समुद्री क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो सागरीय जैव विविधता के हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, हॉट स्पॉट मतलब जहाँ पे वो जैव विविधता से समृद्ध पाए जाते हैं, तो ये माना जा रहा है कि वहाँ पर अब धीरे धीरे क्या होगा, जो माइक्रो प्लास्टिक समुद्र में मिल रहा है मानव के द्वारा इस्तेमाल करने के बाद, वह माइक्रो प्लास्टिक धीरे धीरे इन हॉट स्पॉट जो जैव विविधता का हॉट स्पॉट यहाँ पर वो एकत्रित होंगे। तो इस प्रकार से इन स्थानों के माइक्रो प्लास्टिक हॉटस्पॉट बनने की संभावना व्यक्त की गई है। अब प्रश्न उठता है कि ये माइक्रो प्लास्टिक होते क्या हैं, तो इसको देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि माइक्रो प्लास्टिक क्या होते हैं, मतलब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो माइक्रो प्लास्टिक जो होते हैं ये 5 मिलीमीटर से भी छोटे आकार के प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। तो ये लाइन बाकायदा याद रखिएगा कि ये 5 मिलीमीटर से भी छोटे आकार के प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, तथा इसमें माइक्रो प्लास्टिक में माइक्रो बीड्स भी शामिल होते हैं। माइक्रो बीड्स क्या होंगे, ये माइक्रो बीड्स जो होते हैं ये 1 मिलीमीटर से कम आकार के ठोस प्लास्टिक कण होते हैं। और ये माइक्रो बीड्स जो हैं ये सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, जैसे कि आपका टेल्कम पाउडर होता है, तो उसमें भी क्या होते हैं, माइक्रो बीड्स होते हैं। अर्थात ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और ये क्या होते हैं, जा करके जल में मिल जाते हैं। जब नदियों के माध्यम से जब समुद्र में मिलते हैं, तो समुद्र में या जो नदी में जो जीवीय तंत्र होते हैं, जैसे मछलियाँ, छोटी मछलियाँ उनको खाती हैं और उसको बड़ी मछलियाँ खाएंगी, तो इस प्रकार से उन बड़ी मछलियों को क्या करेंगे, दूसरी जानवर खाते हैं या जीव खाते हैं और उसके बाद वो मनुष्यों के द्वारा खाया। तो इस प्रकार से ये जो माइक्रो बीड्स होते हैं वो आपके फूड चेन में आ जाता है और ये पूरे जो जीवीय तंत्र होता है उसको प्रभावित करने का कार्य करता है। तथा इसके अलावा आगे देखें तो सौंदर्य प्रसाधन तथा व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के अलावा अधिकांश माइक्रो प्लास्टिक का जो निर्माण है वो ऐसे प्लास्टिक जिनका पुनर्विनीकरण नहीं किया जा सकता, मतलब जिनको दोबारा से रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, इनके सूर्य के तापन या अन्य भौतिक क्रियाओं के कारण टूटने से भी माइक्रो प्लास्टिक का निर्माण होता है। तथा जो माइक्रो प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक को समुद्री सतह के लिए एक प्रमुख प्रदूषक माना जाता है, लेकिन समुद्र के गहरे भागों में इसके विषरण तथा संकेंद्रण को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में अभी कोई सटीक जानकारी नहीं है, मतलब इसके संबंध में जानकारी का भी अभाव है। और ये जो अभी शोधकर्ताओं के द्वारा अध्ययन किया गया है उसमें ऐसा कहा गया है कि ऐसा माना गया है कि जिस प्रकार थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन जो होते हैं ये अवसादों के समुद्र तल में जमाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी प्रकार यह माइक्रो या जो आपका थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन या माइक्रो प्लास्टिक के वितरण को नियंत्रित करके माइक्रो प्लास्टिक हॉट स्पॉट का निर्माण कर सकते हैं। मतलब जो पूरा फैला हुआ है ये माइक्रो प्लास्टिक, इसको संकेंद्रित करके इनके हॉट स्पॉट बना सकते हैं। तथा थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन से उत्पन्न जो धाराएं होती हैं ये गहरे सागरी भागों में ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति करती हैं। इसलिए गहरे सागरी भागों में जैव विविधता हॉटस्पॉट के माइक्रो प्लास्टिक हॉटस्पॉट के बदलने की संभावना है, क्योंकि यही प्रक्रिया इनके साथ भी होगी। तो ये ले जा करके वहाँ पर इनको संकेंद्रित कर देंगे या इनको कलेक्ट कर देंगे। तथा इन गहरे सागरी भागों में पाए जाने वाले जो बैथोन्स होते हैं, मतलब जो तल में जो जीव पाए जाते हैं, जो इसे तलीय जीव कहते हैं या इन्हें बैथोन्स कहते हैं, तो इनके भी माइक्रो प्लास्टिक से प्रभावित होने का खतरा है। मतलब ये भी इनसे प्रभावित, माइक्रो प्लास्टिक से प्रभावित हो सकते हैं। अब हमने जो थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन की बात की, तो ये पता होना चाहिए कि थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन होता क्या है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि हम समुद्र की जो सतह होती है उसमें जो धाराएं चलते हुए देखते हैं, तो ये धाराएं जो महासागरीय धाराएं हैं उत्पन्न कैसे होती हैं, तो ये उत्पन्न ऐसे होती हैं कि समुद्र की सतह से 100 मीटर की ऊंचाई, कितना 100 मीटर की ऊंचाई तक जो भी हवाएं चलती हैं, तो इन हवाओं की वजह से क्या होता है कि ये जो समुद्र की सतह का जल होता है वह भी, उसमें भी एक बहाव आता है, अर्थात उनमें भी धाराएं उत्पन्न होती हैं और वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये जो महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं उनमें, उनको उत्पन्न करने में इन जो 100 मीटर की ऊंचाई तक जो हवाएं चलती हैं इनका बहुत बड़ा योगदान होता है।
तथा ये जो सतह पर जो धाराएं चलती हैं इसके अलावा समुद्र के गहरे भागों में भी समुद्री धाराएं पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि केवल ऊपर का ही पानी प्रवाहित होता है चलता है, बल्कि नीचे का जो पानी होता है वो भी प्रवाहित होता रहता है, मतलब आगे की तरफ बढ़ता रहता है। सागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से? एक तो सतही धाराएं। तो सतही धाराएं या सरफेस करंट्स, तो ये धाराएं जो होते हैं महासागरीय सतह से 400 मीटर की गहराई तक चलती हैं। मतलब ये सतह है तो गहराई सतह से 400 मीटर गहराई तक, जो 400 मीटर गहराई तक जो धाराएं चलती हैं वो किस में आएंगी? सतही धाराएं में आती हैं। और ये जल के भाग का, मतलब समुद्र के जो संपूर्ण समुद्र का जो जल होता है उसका लगभग 10% भाग का ये प्रतिनिधित्व करते हैं सतही धाराएं। अब जो दूसरी धारा है वो गहरी महासागरीय धाराएं कहलाती हैं या डीप ओशियन करंट। तो ये धाराएं जो हैं 90% समुद्री जल का वहन करती हैं। वो 10% करती थी, ये 90% का करती हैं। और ये धाराएं पानी के घनत्व में अंतर से उत्पन्न होती हैं। जैसे कि वो क्या है कि वो हवाओं के चलने से उत्पन्न हो रही थी, और ये कैसे उत्पन्न होती हैं? ये जो घनत्व का अंतर होता है उस घनत्व के अंतर की वजह से उत्पन्न होती हैं, जिसे तापमान और लवणता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब जो घनत्व होता है जल का वो किससे प्रभावित होता है? तापमान से और लवणता से। मतलब ये इसमें परिवर्तन होगा तो घनत्व में भी परिवर्तन होगा। जैसे कि यदि लवणता बढ़ता है तो घनत्व भी क्या होगा? वो बढ़ेगा। और इस घनत्व के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली सागरीय धाराओं की प्रक्रिया को थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन होता क्या है। तथा इसी के साथ ही आप यह भी जानिएगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जो पोलर रीजन होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में सागरीय जल के शीतलित होने पर, मतलब ठंडे होने पर, वो उससे बर्फ़ का निर्माण होता है या हिम का निर्माण होता है, जिससे इन क्षेत्रों में क्या होता है कि सागरीय जल की लवणता बढ़ जाती है। अब ये बढ़ कैसे जाती है? क्योंकि जल के हिम में बदलने पर जो लवण होता है वो अवशिष्ट रूप में शेष जल में रह जाएगा। तो पहले जितना जल था उसका कुछ भाग क्या हो गया? बर्फ़ में बदल गया। और उस जल में जो लवण था वो अवशिष्ट के रूप में बाकी के जल में चला गया। तो अब जो बाकी का जल है उसमें क्या होगा? लवणता की मात्रा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ क्या होगा कि जल में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। और सागरीय जल की लवणता बढ़ने पर जो जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व जो होगा वो भी बढ़ जाता है। तथा सागरीय जल जो है वो भारी होने का, अब जब घनत्व बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ने से क्या होता है? मतलब कि उसमें उसका भार बढ़ेगा। तो सागरीय जल भारी होने के कारण अवतलित होने लगती है, मतलब नीचे की तरफ बैठने लगती है। इससे क्या होता है कि जब नीचे की तरफ बैठेगी तो जो यहाँ पे जगह स्पेस होगा, यहाँ पर पानी आएगा। कहाँ से आएगा? तो जो विषुवत रेखा पर जो सतही जल होता है वो इधर की तरफ मूव करता है इसकी जगह को लेने के लिए। तो इस प्रकार से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर विषुवतीय सतही जल अपवाहित होने लगते हैं ताकि पद संतुलन बना रहे। इस प्रकार गहरे सागरीय भागों में समुद्री धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसको आप ये एक फिगर के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। ये थर्मोहेलेनाइन सर्कुलेशन को, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका पोलर वाला रीजन है, ठीक है। 80 डिग्री नॉर्थ वाले में ये आपका पोलर रीजन है। तो यहाँ पर आपका बर्फ़ बनेगा, जब यहाँ का पानी ठंडा बर्फ़ बनेगा। बर्फ़ बनने के बाद क्या होगा? इसकी लवणता बढ़ेगी तो उसका घनत्व बढ़ेगा, तो भार बढ़ेगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। तो जो विषुवत रेखा यहाँ पर क्या है? गर्म होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की रोशनी तेज पड़ती है तो यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये जल जो है इधर की तरफ मूव करेगा। और जब ये जल इधर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे जो जल खाली होगा इसकी जगह नीचे लेने के लिए क्या होगा? ये नीचे का जो ठंडा जल होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है धाराएं आपकी सर्कुलेट होती रहती हैं। आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग कुछ टिट्स करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें कि आयुष्मान भारत के दायरे में प्रवासी श्रमिकों को शामिल किया गया है। तो हुआ यह, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 संकट के मद्देनज़र आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रवासी श्रमिकों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व सरकार ने आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को मुफ्त कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की थी कि मतलब जो भी आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं उनका जो कोविड-19 का जो टेस्ट होगा वो मुफ्त में होगा। था अब थोड़ा सा इस योजना के बारे में बात करें तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका प्रारंभ कब होता है? 1 अप्रैल 2018 को हुआ था और यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है तथा इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष दिए जा रहे 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य कवर के माध्यम से गरीब और वंचित भारतीयों को अस्पताल में किफ़ायती स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संबंध में।
तो चर्चा में यह क्यों आया है? तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में पहचाने जाने वाले रेमन मैग्सेस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है। मतलब इस बार 2020 में यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा और यह तीसरी बार हुआ है जब रेमन मैग्सेस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है। पहली बार कब हुआ था? तो 1970 में जब आर्थिक संकट का दौर था तो उस दौरान इसको रद्द किया गया था। दोबारा वर्ष 1990 में फिलीपींस में आए भयानक भूकंप के कारण भी इसको रद्द कर दिया गया है और तिबारा इस बार कोविड-19 की वजह से इसको रद्द किया गया। तो इस परीक्षा में इससे कथन बन सकता है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार को पहली बार इसके इतिहास में पहली बार रद्द किया गया है। तो नहीं, पहली बार नहीं, तीसरी बार रद्द किया गया है। और यह पुरस्कार जो है दिया क्यों जाता? तो यह पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति जिनका नाम था रेमन मैग्सेस, इनकी स्मृति में इसको दिया जाता है। और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा यह पुरस्कार वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था, अर्थात 1957 से इसको दिया जा रहा है। और यह पुरस्कार मुख्यतः 5 श्रेणियों में दिया जाता है। इसके अलावा एशिया का नोबेल माना जाने वाला यह जो पुरस्कार है, एशिया में साहसिक और परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए प्रदान किया जाता है। अब थोड़ा सा फैक्ट को देख लेते हैं भारत के संदर्भ में। तो वर्ष 2019 में भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और रवीश कुमार जो हैं यह पुरस्कार पाने वाले 6ठे पत्रकार थे। तथा इससे पूर्व अरविंद केजरीवाल, अरुणा राय, बीजी वर्गीज, अरुणा शहरी, अमिताभ चौधरी और इत्यादि को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। इस प्रकार से यदि देखें तो यह पुरस्कार जो है अभी तक 40 भारतीयों को मिल चुका है। तथा कुछ और फैक्टों को देखें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आचार्य विनोबा भावे जो हैं ये पहले भारतीय थे जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वहीं मदर टेरेसा जो है पहली भारतीय महिला थी जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात का पहले जो मंगल मिशन ये लॉन्च करने जा रहा है, इस मंगल मिशन के बारे में। तो यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि वह 14 जुलाई को अपने होप मार्स मिशन को लॉन्च करेगा। तो यहाँ महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि होप मार्स मिशन किसका है? तो संयुक्त अरब अमीरात का है। तो इस तरह पूछा जा सकता है कि होप मार्स मिशन किसका है? तो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात। और इस लॉन्च के साथ ही यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात या मंगल ग्रह पर इस प्रकार मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन जाएगा। अर्थात जो अरबियन कंट्री हैं उनमें से किसी ने भी अभी तक यह चीज़ नहीं की है कि मंगल पर कोई मिशन भेजा हो। तो यह पहला जो है अरबियन कंट्री बन जाएगा या अरब देश बन जाएगा जो मंगल ग्रह पर कोई मिशन भेज रहा है। तो याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अरबियन कंट्री है, मतलब पहला अरबियन कंट्री है जो मंगल पे मिशन भेज रहा है। तो कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात है। तो कई प्रकार से इसको परीक्षा में घुमा करके प्रश्न आपसे बना करके पूछ सकता है। और यह मिशन जो है 14 जुलाई को अपनी यात्रा शुरू करेगा और संभवतः फरवरी 2021 में मंगल ग्रह तक यह पहुंच जाएगा। और यदि इसके वित्त पोषण की बात करें कि इसको वित्त पोषित किसके द्वारा किया गया, तो संयुक्त अरब अमीरात जो अंतरिक्ष एजेंसी है, संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी इसका नाम है, इसके द्वारा इसका वित्त पोषण किया गया है। और इसको जो लॉन्च कहाँ से किया जाएगा, तो इसको जापान से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।